आपकी जो अब एक किताब जिस पर आप काम कर रहे हैं, अगर मैं सही हूं तो तुम पहले क्यों नहीं आए, ऐसा कुछ है। क्या है वो? और आपने बचपन जो देश में अलग अलग जगहों पर मुफलिसी के सबसे जो निचले स्तर को, कमजोरियों को, गरीबी को देख रहा है, उससे अगर कुछ आप बताएं ताकि यहाँ पर जो युवा हैं वो प्रेरित हो समझने के लिए कि आज भी इस देश में बच्चे क्या कुछ झेल रहे हैं, क्या कुछ सामना कर रहे हैं। ये जो पुस्तक का शीर्षक है, ये मेरे लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए एक चुनौती भरा प्रश्न है जो एक बेटी ने हमसे पूछा था कई साल। बच्ची ने आपसे कहा? हाँ जी, कि तुम मेरे पहले से कहा, क्यों नहीं लेकिन वो सभी के लिए है, वो सिर्फ मेरे लिए कहा, मैं उसका माध्यम बना। एक बार हमको पता लगा कि हरियाणा की पत्थर खदानों में बहुत सारे बच्चे, उनकी माएँ, पिता, दादा, दादी, 3-4 पीढ़ियों के लोग गुलाम बनाकर रखे गए हैं। दादा दादी या नाना नानी को राजस्थान से लाया गया था वहाँ पर, और बच्चे वहीं पैदा हो गए, उनकी शादियाँ हो गई, उनके भी बच्चे हो गए। हरियाणा में? हरियाणा की एक पत्थर की खदान में। और वो खदान किसी बहुत प्रभावशाली आदमी की थी, बेनामी खदान। तो वहाँ पर पुलिस जाने तैयार नहीं हुई। तो आधी रात को हम लोगों ने एक छापामार कार्रवाई की, करीब करीब सुबह हो गया करते करते। तो जल्दी में मैंने अपनी कार में बच्चों को बैठा लिया, 8-10 बच्चों को, बड़ी कार में, क्योंकि मैं खुद कार चला के ऐसी परिस्थितियों में निकलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आप ऐसी जगह जाते हैं तो बच्चों को अपनी कार में बिठा के उनके साथ निकल लेते हैं? तो हम बच्चों को अपनी कार में मैंने बिठाया, लेकिन बाकी जो वयस्क लोग थे और लोग थे, किशोर थे, उनको एक ट्रक में ले लिया। 50-60 लोग थे। तो जिन बच्चों को मेरे साथ बैठा के ला रहा था मैं, उनमें एक मेरे बगल में बैठी थी 7-8 साल की बच्ची, और ऐसी 8-10-7-8 साल के बच्चे थे। और सब लोग बहुत सहमे हुए थे, क्योंकि वो कभी कार में बैठना तो दूर रहा, उन्होंने कारें देखी भी नहीं थी, सड़क नहीं देखी थी, कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी थी। तो बहुत ट्रॉमेटाइज थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो आज़ादी को महसूस भी नहीं कर पा रहे थे कि आज़ादी होती क्या है, क्योंकि उनके माँ बाप भी वहीं पैदा हुए, वही भी वहीं पैदा होकर बड़े हो रहे थे। तो मुझे लगा कि इनको थोड़ा समझाने के लिए पीछे कुछ रात के बचे हुए केले पड़े हैं, वो खिला देते हैं। तो मैंने बच्चों से कहा, ये बेटा केले पीछे पड़े हैं, आगे बढ़ा दो और सब लोग बांट के खा लो। तो इधर उधर देखा उन्होंने। मैंने कहा, ये जो पीले हरे दिख रहे हैं ये उठा लाओ। तो किसी ने पीछे से आगे वाली सीट पर कर दिए। तो एक लड़के ने देखा केला और कहा कि ऐसा प्याज तो मैंने कभी देखा नहीं। प्याज, वो प्याज के अलावा कुछ देखा नहीं उसने। तो इस लड़की ने कहा कि हाँ, ना तो ये प्याज दिख रहा है, ना ये आलू है, ये क्या चीज़ है। मैंने समझाया कि ये मीठा। वो बच्चे केला नहीं जानते थे। वो केला नहीं जानते थे। तो उसमें खैर किसी तरह मैंने उनसे इंसिस्ट किया कि खाओ तुम, बहुत मीठा है। तो बच्चों ने मेरी बात मान के खाना शुरू किया। कुछ खा रहे थे, कुछ फेंकते जा रहे थे उसको चबा चबा के। तब मेरी नज़र पड़ी, क्योंकि मैं तो भाग रहा था, हमला पीछे से हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो मैंने देखा कि वो तो बिना छीले हुए खा रहे हैं। तो मैं बताऊं अंजना जी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि मेरी अपनी मूर्खता कितनी है। एक केले के छिलके को उतारने में सैकड़ों साल की दूरी लग जाती है। गुलामी और आज़ादी के बीच की ये दूरी है कि मैं खुद नहीं समझ पाया कि केले छील के खाना एक सभ्यता है, एक आज़ादी है, और केले खाते इस तरह खा लेना। मेरी अपनी मूर्खता मुझे समझ में आई। मैंने केले बच्चों को पता ही नहीं था कि केले को छील के खाना है। पहले केले ही नहीं देखे थे उन्होंने, तो छील के खाने का मतलब ही नहीं। तो खाना शुरू किया उन्होंने जब मैंने सिखाया। तो थोड़ी देर बाद मेरे कंधे पर एक हाथ पड़ा और जोर से किसी ने बोला, क्यों रे, तू पहले क्यों नहीं आयो, तुम पहले क्यों नहीं आए। ये एक नन्ही सी बच्ची देवली का हाथ था, 8 साल की, 7 साल की। वो केले के लिए नहीं था। उस लड़की ने अपने भाई को अपनी गोद में हुए मरते देखा, क्योंकि कभी उन्हें दवाई नहीं मिली। उस लड़की ने देखा कि उसकी माँ के साथ जब बलात्कार हुआ और पिता ने रोकने की कोशिश की तो पिता को बीड़ियों से दाग दिया गया था। उस लड़की ने ये सब देखा था। और जब उसने ये सवाल उठाया कि तुम पहले क्यों नहीं आए,
उस आवाज में इतनी करुणा, इतनी इतनी जिसे कहना चाहिए कि दर्द था इतना ज्यादा, और गुस्सा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी उसमें कि उस सवाल में मेरे लिए परमात्मा का आशीर्वाद था, एक विश्वास था उसका। जब वो मुझसे सवाल पूछ रही है कि तुम पहले क्यों नहीं आए, इसका मतलब न केवल उस बच्ची ने मुझे चुना, मुझ पर भरोसा किया, बल्कि एक गुलामी में पैदा हुई भारत, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र आजाद भारत में पैदा हुई एक बेटी मुझसे विश्वास करके ये सवाल कह रही है, चुनौती दे रही है कि तुम पहले क्यों नहीं आए। उस विश्वास को मैं संजोए हुए हूं। ईश्वर की कृपा थी कि मुझे इस काम के लिए चुना गया, और मैंने उस लड़की को किसी तरह समझाया, लेके आए हम उसे, पढ़ी लिखी बड़ी हुई। वो इतनी समझदार लड़की थी देवली कि हमारे आश्रम में पढ़ लिख कर जब थोड़ी सी सीख गई चीज़ों को, तो उसने कहा कि अब मैं इतना तो पढ़ लिख गई हूँ कि मैं अपने गांव वापस जाके, जहाँ उनको पुनर्वासित किया गया था, वहाँ स्कूल खोल सकती हूँ। तो मैंने कहा तुम अभी 12-13 साल की हो, 10-12 साल की हो, स्कूल क्या खोलोगी? बोली नहीं, हमें भेज दो माता पिता के पास। तो माता पिता के पास भेज दिया, और आप सच मानिए कि उसने दरवाजे खटखटा कर एक ऐसे नौजवान को ढूंढ निकाला जो 11वीं क्लास पढ़ा हुआ था, और उससे कहा हाथ जोड़ के, भैया तुम बाकी बच्चों को हमारे यहाँ पढ़ा दो। और उसने वो स्कूल खोल लिया एक पेड़ के नीचे। 36 बच्चे उस स्कूल में पढ़ने लगे। बाद में सरकार की मदद से हमने अपनी भी कुछ उसमें सहायता की और स्कूल चलने लगा। देवली मेरे साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में जब शिक्षा के ऊपर, जब जनरल असेंबली होती है, तो एक स्पेशल सेशन था क्लास ऑफ 15 करके, और उसको गॉर्डन ब्राउन जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन लोगों ने और कई लोगों ने मिलकर रखा था। और वहाँ उस लड़की ने अपनी कहानी सुनाते हुए चुनौती दी दुनिया भर के नेताओं को। एक भारत की नन्ही सी बेटी ने चुनौती देते हुए कहा कि मैं देवली जब ये शपथ ले सकती हूं कि मेरे गांव का कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची दूसरों की गुलामी नहीं करेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, तो आप लोगों के पास तो बहुत पैसे हैं, बहुत सारी ताकत है, अगर आप दुनिया भर के बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते तो शर्म आनी चाहिए। ये बात देवली ने वहां संयुक्त राष्ट्र संघ में बोली। तो ये भारत की धरती की ताकत है। अगर आप मौका दोगे, सम्मान दोगे, प्यार दोगे, तो भारत में पैदा हुआ हर बच्चा दुनिया को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाने की क्षमता रखता है। ये देवली ने करके दिखाया।